Good morning everyone. Welcome to all of you. This is पूजा। आज इस वीडियो में हम सभी लोग पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, है ना। प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, इसके क्या यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग। इससे पहले बता दें हम कि हम लोग कर रहे हैं सेल यूनिट ऑफ द लाइफ, है ना। हमारा टॉपिक का क्या नाम है, सेल यूनिट ऑफ द लाइफ, जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी 2 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोगों को ये पार्ट 3 है। प्रीवियस वीडियो में जो पार्ट 2 था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स में क्या डिफरेंस हैं। बहुत बार आपको शॉर्ट नोट लिखने का आता है कि प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल्स में आप कैसे डिफरेंस कर सकते हैं, उनके डिफरेंस लिखिए। तो यहाँ से आप अच्छे से प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस लिख सकते हैं। यहाँ पर हम आपके लिए चीज़ों को रिटन फॉर्म में लेके आते हैं, क्योंकि ये वीडियो उन सभी एस्पायरेंट्स के लिए हेल्पफुल रहने वाली है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, जो भी 1 डे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, या फिर उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है जो लोग बोर्ड एग्ज़ाम देते हैं। क्योंकि यहाँ पर चीज़ों को हम एक रिटन फॉर्म में एक अच्छे से नोट्स बनाकर लेके आए हैं, जहाँ से आप नोट्स का PDF भी ले सकते हैं, या फिर आप इसे नोट्स को अच्छे से अपनी हैंड राइटिंग में बना सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आप पढ़ने के साथ साथ एक अच्छा सा नोट्स भी प्रिपेयर कर लेंगे और इन सारी चीज़ों को आप अपने रिटन एग्ज़ाम में अच्छे से लिख सकते हैं, जहाँ से आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। क्लियर। तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो चलो बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की। हमने इससे पहले बहुत सारे लॉट्स ऑफ कैरेक्टर्स के बारे में एंड कह सकते हैं कि यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है, ये इसके अपने क्या कैरेक्टर्स हैं, ये कैसे डिफ़र करती है यूकैरियोटिक सेल से। अगर प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें कि प्रोकैरियोटिक सेल्स की डिफिनीशन क्या है, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स आर द सेल्स दैट डू नॉट हैव ट्रू न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। यानी कि इनके पास क्या है, न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। इसके साथ साथ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली एब्सेंट है। इस पॉइंट को आपको अच्छे से याद रखना है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज एब्सेंट होती हैं, ना कि ऑल ऑर्गेनलीज एब्सेंट होती हैं। क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे कि जो राइबोसोम प्रेजेंट है वह भी तो एक ऑर्गेनली है, बट वो कैसा है, मेम्ब्रेनस या नॉन मेम्ब्रेन ऑर्गेनली है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड जितनी भी ऑर्गेनली होती वो सभी की सभी क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। इसके साथ साथ हिस्टोन प्रोटीन भी एब्सेंट होती है। तो ये सारी बातें तो हम लोग प्रीवियस वीडियो में भी की थी। एंड नाउ अब कहते हैं अगर कि व्हाट इज़ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल्ड हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल्ड हैं, और जब ओरिजिन ऑफ लाइफ हो रहा था, या जब लाइफ का एवोल्यूशन हो रहा था, उस समय जो सबसे फर्स्ट सेल बनी, है ना। अगर ट्रू फर्स्ट सेल की बात की जाए तो वो क्या थी, हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल थी। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल्ड हैं, वो सभी के सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हैं, प्रोकैरियोटिक हैं, है ना। वो प्रोकैरियोटिक सेल के बने हैं। इसके साथ साथ जो साइनोबैक्टीरिया हैं, जिन्हें हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, ये फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं, यानी कि ये फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक सेल हैं। यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। ये ब्लू ग्रीन एल्गी जो साइनोबैक्टीरिया हैं। साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस क्यों परफॉर्म करते हैं, क्योंकि जो साइनोबैक्टीरिया हैं या जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, इनके पास क्रोमेटोफोर नाम की सेल ऑर्गेनली प्रेजेंट होती है, जिसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि ये फोटोसिंथेटिक की प्रोसेस को परफॉर्म कर पाते हैं। क्लियर। आई होप यहाँ तक आपको सभी के सभी पॉइंट अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट इज प्रोकैरियोटिक सेल consist of single membrane and therefore all
reactions occur within the cytoplasm, they can be free living or parasites। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, है ना, जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं, इनकी जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, जैसे कि इनका डाइजेशन या फिर डीएनए से आरएनए का बनना, है ना, यू कैन से रिप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ग्लाइकोलाइसिस, या जितनी भी प्रोसेस हैं वो सभी की सभी प्रोसेस कहाँ परफॉर्म होंगी? साइटोप्लाज्म में। ठीक, सभी की सभी जो रिएक्शंस है, जो इनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हैं, ये साइटोप्लाज्म के अंदर परफॉर्म होंगी। और ये सिंगल मेम्ब्रेन है, यानी कि इनके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। सपोज ये आपके पास प्रोकैरियोटिक सेल्स है, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स को एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर सराउंड किए हुए है, यही क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्लियर। और जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं, ये फ्री लिविंग भी होते हैं, यानी कि ये विदाउट होस्ट के भी सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे कि ये फोटोसिंथेटिक हैं या बहुत से ऑटोट्रॉफिक्स होते हैं। इसके साथ साथ कुछ पैरासाइट्स भी होते हैं, बहुत से ऐसे बैक्टीरिया हैं जो डिजीज़ को कॉज करते हैं, यानी कि होस्ट सेल में ही सर्वाइव करते हैं। क्लियर। नाउ अब देखेंगे इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं। वो प्रोकैरियोटिक सेल के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं? दे लैक अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, है ना, यानी कि इनके पास क्या है? ट्रू न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। एंड जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट एंड लाइसोसोम, ये सभी के सभी क्या हैं? एब्सेंट हैं। द जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट ऑन सिंगल क्रोमोसोम। समझना इस बात को कि जो इनके पास जेनेटिक मटेरियल है जिसे हम जीनोम कहते हैं, है ना। सपोज ये एक बैक्टीरियल सेल है जिसके पास यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? ये इसका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। यहाँ पर न्यूक्लियस तो एब्सेंट है। जब न्यूक्लियस एब्सेंट है तो न्यूक्लियोलस भी एब्सेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट है। एंड जो इनके अंदर डीएनए कंटेंट प्रेजेंट है, जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं। तो ये जीनोम ओनली 1 क्रोमोसोम के अंदर ही प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ पर केवल आपको सिंगल क्रोमोसोम के अंदर जेनेटिक मटेरियल मिलेगा। जेनेटिक मटेरियल मीन्स डीएनए। लेकिन अगर यहीं पर हम यूकैरियोट सेल की बात करें, है ना, यूकैरियोट सेल की बात करें, जैसे कि ह्यूमन सेल की बात करते हैं, तो सपोज करिए ये ह्यूमन की डिप्लॉयड सेल्स है जिसमें 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं। क्या प्रेजेंट है? 23 पेयर्स क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं, यानी कि 23 पेयर्स 46 क्रोमोसोम के अंदर, अलग अलग क्रोमोसोम के अंदर डीएनए कंटेंट प्रेजेंट है। जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है वो अलग अलग इस तरीके से क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट है। गॉट इट। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि जो बैक्टीरियल सेल हैं या फिर माइटोकॉन्ड्रिया जो ऑर्गेनली है, माइटोकॉन्ड्रिया जो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली है, एंड जो प्लास्टिड हैं ये भी क्या है? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली है। तो इनमें क्रोमोसोम के नंबर कितने प्रेजेंट होते हैं? तो यहाँ पर क्रोमोसोम के नंबर भी एक प्रेजेंट है। और अगर लिंकेज ग्रुप पूछा जाए कि लिंकेज ग्रुप कितना प्रेजेंट है, तो यहाँ पर लिंकेज ग्रुप भी कितना प्रेजेंट है? 1। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरियल सेल में लिंकेज ग्रुप कितना प्रेजेंट होता है? तो लिंकेज ग्रुप 1 प्रेजेंट होता है। क्लियर। इस पॉइंट को आप राइट डाउन कर लें प्लीज़। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज द हिस्टोन प्रोटीन्स, द इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स आर लैकिंग इन देम, यानी कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं इनमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है। जो डीएनए कंटेंट है वो कैसा है? निकेड डीएनए प्रेजेंट होता है। द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड एमिनो एसिड्स। सपोज करिए आपके पास ये बैक्टीरियल सेल है। जो बैक्टीरियल सेल है इसमें जो सबसे बाहर की तरफ जो आउटर लेयर है, सबसे बाहर की तरफ जो आउटर लेयर है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। प्लीज़ राइट डाउन दिस पॉइंट। आप इस पॉइंट को राइट डाउन कर लीजिए। ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। जो ग्लाइकोकैलिक्स है ये 2 टाइप्स की होती है, यानी कि जो ग्लाइकोकैलिक्स है ये आपको 2 तरीके से देखने को मिलेगी। एक तो थिक होगी
थिक एंड टाइट। जो ग्लाइकोकैलिक्स है ये कैसी होगी, थिक या फिर टाइट होगी, तब हम इसे क्या कहेंगे, कैप्सूल कहेंगे। ठीक है, तब हम इसको, इस ग्लाइकोकैलिक्स को क्या कहेंगे, कैप्सूल कहेंगे। अगर ये लेयर, जो आउटर लेयर है, ये अगर थिक है, ठीक है, थिक है या फिर अगर टाइट है, तो इसे क्या कहेंगे, कैप्सूल कहेंगे। इसी ग्लाइकोकैलिक्स को क्या कहेंगे, कैप्सूल कहेंगे। तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनमें कैप्सूल प्रेजेंट होता है, यानी कि उनमें जो ग्लाइकोकैलिक्स, जो आउटर लेयर है, वो थिक होती है। और कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनमें जो ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर है, ये कैसी होती है, ये थिन होती है। ठीक है, ये कैसी होती, थिन होती है, या फिर ये लूज अरेंजमेंट इसका होता है। तो इसे क्या कहेंगे, स्लाइम लेयर कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, फिर हम कैप्सूल ना कह के फिर हम इसे स्लिम लेयर कहते हैं। ठीक है, तब हम इसे क्या कहते हैं, स्लिम लेयर कहेंगे। तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनमें कैप्सूल एब्सेंट होता है, यानी कि ग्लाइकोकैलिक्स थिक ना होके थिन होती है, तब हम इसे स्लिम लेयर कहते हैं। कैप्सूल किन किन बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, जैसे कि डिप्लोकोकस निमोनी, है ना। जब हम लोगों ने जेनेटिक मटेरियल पढ़ रहे थे, वहाँ पर हमने बताया था कि ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट में प्रोकैरियोटिक सेल में डिप्लोकोकस निमोनी बैक्टीरिया को यूज़ किया था। डिप्लोकोकस निमोनी की हुई स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी भी कहते हैं। तो जो डिप्लोकोकस निमोनी बैक्टीरिया थे, इनके पास 2 स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया थे, एक आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया और एक एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया। हम चीज़ों को कनेक्ट कर रहे हैं, लग रहा होगा आपको कि कहाँ हम जा रहे हैं, लेकिन हम चीज़ों को कनेक्ट करके समझाना चाह रहे हैं कि जो चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो थोड़ा सा रिवाइज हो जाएं। तो ये क्या है, एस स्ट्रेन था एक, है ना, एक एस स्ट्रेन था और एक आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया थे। तो जो एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया थे, ये कैसे थे, कैप्सुलेटेड थे, जो कि डिजीज़ को कॉज कर रहे थे। आई होप यू आर रिमेम्बर्ड, आपको याद आ रही होगी वो सारी चीज़ें, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो। एंड नेक्स्ट, उसके बाद जो आउटर लेयर के बाद जो जस्ट सेकेंड लेयर प्रेजेंट है, उसे हम क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है, ये किसकी बनी होती है, ये पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी होती है। ठीक है, किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी होती है। यानी कि एमिनो एसिड्स, पेप्टाइड जो पॉलीपेप्टाइड चैन है, वो किससे बनेगी, एमिनो एसिड से बनेगी। एंड जो ग्लाइकॉन है, ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है, ये किसकी बनी है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी है। पेप्टाइडोग्लाइकॉन एक्चुअली में क्या है, ये नैम एंड नैक के पॉलीमर होते हैं। क्लियर, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद जो थर्ड लेयर होती है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, है ना। जितनी भी ऑर्गेनिज्म की सेल्स हैं, जितने भी एनिमल सेल्स हैं, सभी और सभी में, एनिमल सेल हों या फिर वो प्लांट सेल हों, सभी में सभी क्या प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जो कि प्रोटोप्लाज्म को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, जो कि सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करती है ना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इसके साथ साथ अगर बैक्टीरियल सेल में बात करें, तो सेल वॉल भी जो बैक्टीरियल सेल है उसे सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, उसको कोलैप्स होने से बचा रहा है। ठीक है, और जो कैप्सूल या जो ग्लाइकोकैलिक्स लेयर प्रेजेंट है, ये आल्सो सेल के कम्युनिकेशन में हेल्प करती है। ठीक है, सेल के कम्युनिकेशन में हेल्प करती है, या फिर कह सकते हैं आइडेंटिफिकेशन में। एक बैक्टीरियल सेल दूसरी बैक्टीरियल सेल को कैसे पहचान सकती है, उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है जो बैक्टीरियल सेल की आउटर लेयर है, जिसे हम ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। क्लियर। नाउ जो हमने बात की ग्लाइकोकैलिक्स आउटर लेयर, एंड सेकेंड लेयर इज सेल वॉल, एंड जो इनर लेयर है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह रहे हैं, ये तीनों ही लेयर मिलकर सेल एनवेलोप का फॉर्मेशन करती हैं। तो बहुत से ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो सेल एनवेलोप होते हैं, है ना। तो ये क्या करते हैं, सेल एनवेलोप का फॉर्मेशन करते हैं, इसे हम सेल एनवेलोप कहते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्ट एज माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। जो यूकैरियोटिक सेल की जो माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन ऑटोनोमस सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर्स है, जो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली है, इसमें जो
इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो फोल्डिंग होती है ना, जिसे हम लोग क्रिस्टी कहते हैं, वहाँ पर क्या है, लॉट्स ऑफ रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो वैसे ही जो बैक्टीरियल सेल्स है, इसकी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वैसे फोल्डिंग्स प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें हम मिसोसोम्स कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं, मिसोसोम्स कहते हैं। और ये मिसोसोम रिस्पायरेशन में हेल्प करते हैं, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे रिस्पायरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। एंड नेक्स्ट इज, अगर इनके रिप्रोडक्शन की बात करें कि बैक्टीरियल सेल रिप्रोडक्शन कैसे करती हैं, अपनी सेल की कॉपीज़ को, अपने नंबर को कैसे इंक्रीज करती हैं, तो विद द हेल्प ऑफ आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज वेल एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं या जो बैक्टीरियल सेल है, उसमें आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो वो कैसे होगा, बाइनरी फिशन होगा, यानी कि यहाँ पर मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन का कोई रोल नहीं होगा। एक पेरेंट सेल होगी जो बाइनरी फिशन करके दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगी। क्लियर। एंड अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की, तो इसमें हमें 3 स्टेप्स देखने को मिलेंगी, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। क्लियर। नाउ अब देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर्स क्या है। प्रोकैरियोटिक सेल्स की स्ट्रक्चर क्या है। प्रोकैरियोटिक सेल या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से आते हैं, जैसे माइकोप्लाज्मा, जो कि आसेलुलर स्ट्रक्चर्स है ना, क्या है, आसेलुलर है। एंड इसके साथ साथ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, पीपीएलओ, ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया में भी आपको 2 तरीके के बैक्टीरिया देखने मिलेंगे, यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया तो प्रेजेंट इन एवरीवेयर, हर जगह आपको यू बैक्टीरिया देखने मिलेंगे, है ना। इवन एयर में, सॉइल में, वाटर में, हर जगह आपको यू बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे। बट जो आर्की बैक्टीरिया हैं, ये आपको एक्सट्रीम एरिया में देखने को मिलेंगे, जैसे जहाँ पर बहुत ज़्यादा साल्टी एरिया होगी या जहाँ पर बहुत ज़्यादा वार्मर एरिया होगी, है ना, एसिडिटी एरिया में या थर्मोफिलस एरिया में, वहाँ पर आपको आर्की बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे। आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया को डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हम बात करते हैं इस वीडियो में कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, वो दिखने में कैसी है। 1 सेकेंड। नाउ दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। ये आपकी एक बैक्टीरियल सेल है जिसे हम प्रोकैरियोट सेल्स कहते हैं। ये एक आप रॉड शेप या इलोंगेटेड बैक्टीरियल सेल देख पा रहे हैं, जिसमें सबसे बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट है, ग्लाइकोकैलिक्स, है ना। सबसे बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट है, ग्लाइकोकैलिक्स। एंड इसके बाद क्या प्रेजेंट है, सेल वॉल। तो ये आपकी सेल वॉल है एंड दिस इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो ये आप बाहर की तरफ ये ग्रीन कलर का देख रहे हैं, ये क्या, ये कैप्सूल है, यानी कि ये ग्लाइकोकैलिक्स है, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स के बाद जो आप येलो कलर देख रहे हैं, ये क्या है, इसकी सेल वॉल है, ठीक है। ये इसकी क्या है, सेल वॉल। एंड जो आप ये रेड कलर की एक मेम्ब्रेन्स देख पा रहे हैं, ये इसकी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड इसके अंदर बहुत सारा साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। इसके साथ साथ बैक्टीरियल सेल में विदाउट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, दैट इज राइबोसोम, 70S टाइप का यहाँ पर आपको राइबोसोम देखने को मिलेगा। एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो कुछ फोल्डिंग होती है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की यहाँ पर आपको कुछ फोल्डिंग देखने को मिलेंगी। वो फोल्डिंग जो है ट्यूबुलर फॉर्म में भी हो सकती हैं या फिर वो फोल्डिंग बेसिकल फॉर्म में हो सकती हैं, है ना। ये देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ऐसे बेसिकल फॉर्म में है, या फिर ये ट्यूबुलर फॉर्म में भी हो सकती हैं, या फिर ये लैमेली के फॉर्म में हो सकती हैं। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग है, इनफोल्डिंग मीन्स अंदर की तरफ, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अंदर की तरफ जो फोल्डिंग है, उसी को क्या कहते हैं, मीसोसोम्स कहते हैं। और मीसोसोम किस में हेल्प करते हैं, रिस्पायरेशन में। क्लियर। और ये इसका क्या प्रेजेंट है, डीएनए कंटेंट प्रेजेंट है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज सरफेस अपेंडेजेस।
बैक्टीरियल सेल मूवमेंट कैसे करेगी, है ना। तो मूवमेंट करने के लिए इसके बॉडी सरफेस पर कुछ ना कुछ तो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होनी चाहिए। तो वो स्ट्रक्चर्स क्या हैं, दैट इज फ्लैजिला, है ना। ये क्या आप देख पा रहे हैं, बैक्टीरियल फ्लैजिला। बैक्टीरियल फ्लैजिला आल्सो डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। जहाँ से फ्लैजिला अटैच होता है उस पार्ट को हम लोग बेसल बॉडीज़ कहते हैं, उस पार्ट को बेसल बॉडीज़ कहते हैं। एंड उसके बाद बेसल बॉडी से एक हुक लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती जिससे फ्लैजिला अटैच होता है। इसके बाद जो इलोंगेटेड बॉडी इस तरीके से आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये एक्चुअल में फ्लैजिला है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो फ्लैजिला है ये फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। बैक्टीरियल सेल में जो फ्लैजिला है ये फ्लैजिन प्रोटीन का बना होता है, फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है। आप इसे अच्छे से राइट डाउन कर लीजिए। एंड इसके बाद 2 तरीके की और स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, दैट इज पिली एंड फिम्ब्री। पिली एंड फिम्ब्री, तो जो पिली एंड फिम्ब्री ये दोनों स्ट्रक्चर्स हैं, प्लीज़ आप अच्छे से राइट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है। जो पिली एंड फिम्ब्री हैं ये नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर्स होती हैं। क्या होती हैं, ये नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर्स होती हैं। जबकि जो फ्लैजिला है ये मोटाइल होता, यही लोकोमोशन में हेल्प करता है। जो पिली हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं ये कॉन्जुगेशन में हेल्प करती हैं। एंड जो फिम्ब्री होती है ये किसी भी सरफेस एरिया से अटैच करने में या एडेहर करने में बैक्टीरियल सेल की हेल्प करती है। क्लियर। यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि रोल इन पिली का रोल क्या होता है, और इसके साथ साथ पूछा जाता है कि फिम्ब्री का रोल क्या होता है। या आपको फ्लैजिला, पिली, फिम्ब्री एंड सीलिया इस तरीके से देकर आपसे पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स नॉन मोटाइल हैं। तो इस पॉइंट को आपको अच्छे से याद रखना है, ओके। तो आई होप स्ट्रक्चर्स, जो बैक्टीरियल सेल की स्ट्रक्चर्स है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं इसके जो इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं स्ट्रक्चर सेल के, उनको 1 बाय 1 करके समझ लेते हैं, है ना। तो जो इनका फर्स्ट कैरेक्टर है वो क्या, कैप्सूल, जो कि ग्लाइकोकाइलिक्स का बना हुआ है। एंड जो सेकंड लेयर है वो क्या है, सेल वॉल है ना, जो कि पॉलीपेप्टाइड चेन की बनी है, नैम एंड नेग की। एंड जो साइटोप्लाज्म है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू सराउंडेड है। एंड जो साइटोप्लाज्म है इसमें मेनली एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, एंड सेल ऑर्गेनलीज एंड इज अ जेल लाइक कंपोनेंट्स, और जेल लाइक साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। क्लियर। नेक्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। एंड पिली, देखो यहाँ पर बात की गई है पिली के बारे में। पिली, these are hair-like outgrowths that attach to surface of other bacterial cell, है ना। जब कॉन्जुगेशन की प्रोसेस होती है यानी कि कॉन्जुगेशन में हेल्प करती हैं। जब एक बैक्टीरियल सेल दूसरी बैक्टीरियल सेल से कम्युनिकेशन करना चाहेगी तब वहाँ पर जो अटैचमेंट होगा वो पिली के थ्रू होगा। नेक्स्ट इज दीज आर लॉन्ग स्ट्रक्चर्स इन द फॉर्म ऑफ वीव दैट हेल्प इन द लोकोमोशन ऑफ सेल। जो फ्लैजिला है ये बैक्टीरियल सेल को लोकोमोशन में हेल्प करेगा। राइबोसोम, दीज आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। जो 70S टाइप का राइबोसोम है वो प्रोटीन सिंथेसिस में अपना रोल प्ले करेगा। एंड सबसे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट इज जितनी भी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, प्लाज्मिड, है ना। प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड आर नॉन क्रोमोसोमल डीएनए स्ट्रक्चर, या इसी को हम कहते हैं एक्स्ट्रा डीएनए कंटेंट प्रेजेंट होता है जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड जो होते हैं ये मोस्टली बायो जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होते हैं, ठीक है। जो प्लाज्मिड हैं ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होते हैं। प्लाज्मिड का क्या यूज़ है, कितने टाइप्स के हैं, इसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में। क्लियर। एंड नेक्स्ट इज दीज आर नॉट इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। जो प्लाज्मिड है इसका रिप्रोडक्शन
ये रिप्रोडक्शन में रोल प्ले नहीं करता है, यानी कि प्लाज्मिड जो है ये अपनी नई कॉपी का फॉर्मेशन नहीं करता है। एंड नेक्स्ट इज न्यूक्लियोइड रीजन इज द रीजन द साइटोप्लाज्म वेयर द प्लाज्मिड वेयर द जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट, है ना। यहाँ पर चीज़ें 2 बार टाइप हो गई हैं, ठीक है। क्या है, न्यूक्लियाइड रीजन है, यानी कि जहाँ पर सेल में एक जगह पर ऐसे न्यूक्लियस प्रेजेंट था, वो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट था, डीएनए कंटेंट प्रेजेंट था, वो कहाँ प्रेजेंट है, साइटोसोल में ही प्रेजेंट है, साइटोसोल रीजन में ही प्रेजेंट है, जिसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज अ प्रोकैरियोटिक सेल लैक्स सर्टेन ऑर्गेनली लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी पॉजी। इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। क्लियर। तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी, है ना। यहाँ तक कोई डाउट नहीं रहा होगा। और यहाँ से भी तो क्वेश्चंस हैं आपके, अगर आप क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ से भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ आपको यहाँ से एक अच्छी सी शार्ट नोट बन रही होगी, आई होप। नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। अगर बात करें कि जो बैक्टीरियल सेल्स है इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, जिनका हमने ऑलरेडी जिक्र कर ही लिया है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अब यहाँ पर डिटेल में आपको बताने की कोशिश की है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये किस प्रोटीन्स की बनी होती है एंड इसका रोल क्या है। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इज़ एन आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये किसकी बनी हुई है, फास्फोलिपिड्स की बनी हुई है, जो कि बैक्टीरियल सेल को सेप प्रोवाइड करती है एंड इसके साथ साथ उसके सराउंडिंग इन्वायरमेंट से उसको सेपरेट करती है। नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म क्या है, जेली लाइक सब्सटेंस है जिसमें एंजाइम्स एंड सेल ऑर्गेनली सस्पेंड होती हैं। सेल ऑर्गेनलीज की बात करें तो राइबोसोम। क्लियर। And next is DNA. It is the genetic material of the cell. All prokaryotes possess a circular double-stranded DNA. जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल हैं उन सभी के पास डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है, सबके पास सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। वो सर्कुलर डीएनए डबल स्ट्रैंडेड हो सकता है या फिर सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है। जो प्लाज्मिड है उसमें भी जो डीएनए कंटेंट प्रेजेंट है वो नॉन क्रोमोसोमल तो है, बट है वो भी वो भी जेनेटिक मटेरियल का ही पार्ट है ना। तो उसमें भी सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होता है। एंड नेक्स्ट इज, अगर बात करें रिप्रोडक्शन इन प्रोकैरियोट्स, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसमें आसेक्सुअली रिप्रोडक्शन का मोड क्या है, बाइनरी फिशन, है ना। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड क्या है, बाइनरी फिशन। तो बाइनरी फिशन क्या होता है, इसमें एक पेरेंटल सेल, ठीक है, इसमें एक पेरेंटल सेल में बहुत सारे एक्सचेंजेस होते हैं। इसके बाद बाइनरी फिशन की हेल्प से ये सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है। क्लियर। तो बाइनरी फिशन प्रोसेस में क्या होता है, इसमें जो डीएनए कंटेंट है, ऑर्गेनिज्म का जो डीएनए कंटेंट है वो क्या करेगा, रिप्लिकेट करेगा और अपनी न्यू कॉपीज़ बनाने के लिए सेल मेम्ब्रेन से अटैच हो जाएगा, है ना। न्यू कॉपीज़ अटैच टू सेल मेम्ब्रेन। जो डीएनए रिप्लिकेशन करने के बाद, समझना, जो डीएनए है ये क्या करेगा, रिप्लिकेशन की प्रोसेस करेगा और डॉटर डीएनए का फॉर्मेशन कर लेगा। ये डॉटर डीएनए सेल मेम्ब्रेन से अटैच हो जाएगा। इसके बाद जो सेल वॉल प्रेजेंट थी वो अपने साइज़ को इंक्रीज़ करेगी और इंक्रीज़ करने के बाद वो सेल वॉल अंदर की तरफ अपने आप को क्या करेगी, मूव करेगी, मूविंग इनवर्ड्स। उसके बाद क्या होगा, ए सेल वॉल इज़ द फॉर्म्ड बिटवीन ईच डीएनए डिवाइडिंग द सेल इनटू 2 डॉटर सेल्स। और जो डीएनए कंटेंट है वहाँ से जो ये सेल वॉल है, जो सेल वॉल का फॉर्मेशन हुआ है, ये डीएनए जो 2 हमारे पास डीएनए कंटेंट प्रेजेंट है, एक पेरेंटल डीएनए, एक जो नेक्स्ट सेल में जाना है डीएनए, वहाँ पर उसके बीच में
एक फॉर्क जैसी स्ट्रक्चर्स बना लेंगे उसके बीच में, और फिर उसके बाद ये सेल अपने आप को डिवाइड कर लेगी। इससे 2 नई सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिन्हें हम 2 डॉटर सेल्स कहेंगे। क्लियर। एंड नेक्स्ट इज रिकॉम्बिनेशन। जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो क्या है, रिकॉम्बिनेशन है। रिकॉम्बिनेशन में हम 3 मेथड्स पढ़ते हैं। एक तो फर्स्ट इज कॉन्जुगेशन, जिसमें क्या होता है, इन द प्रोसेस इन विच जीन्स आर ट्रांसफरेड बिटवीन 2 बैक्टीरिया थ्रू प्रोटीन ट्यूब स्ट्रक्चर कॉल्ड एज पिलस। 2 बैक्टीरियल सेल होती हैं इस तरीके से, है ना, और उसमें एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है जिसे हम पिली कहते हैं। ठीक है, जिससे हम क्या कहते हैं, फिली या पिलस कहते हैं। अभी हमने कहा था कि जो पिली है इनका इम्पॉर्टेंट रोल कहाँ होता है, कंजुगेशन में। पिली एक्चुअली में क्या थी, सरफेस अपेंडेजेस ही थी। वो 2 सेल्स जब आपस में आती तो अब बीच में कंजुगेशन हो जाता है, यानी कि ज्वाइन कर लेती हैं। इसके बाद अपने जेनेटिक मटेरियल को क्या कर लेती, एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसफ़र कर देती हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, transformation is the mode of sexual reproduction in which the DNA from the surroundings is taken by bacterial cell and incorporated in its DNA. Now next is transduction. Transduction में क्या होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल है उसे एक बैक्टीरियल सेल से दूसरी बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफ़र किया जाता है विद द हेल्प ऑफ वायरस। इसमें अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बैक्टीरियोफेज आर द वायरस दैट इनिशिएट द प्रोसेस। इस प्रोसेस को इनिशिएट करने में हेल्प करता है। यानी कि जो ट्रांसडक्शन की प्रोसेस है इसमें जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र किया जाता है बैक्टीरियल सेल में, नेक्स्ट वो इसकी वायरस की हेल्प में, जो कि बैक्टीरियोफेज वायरस है। क्लियर। तो कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन, इन तीनों ही प्रोसेस को हम डिटेल में 1 बाय 1 करके कि किस किस साइंटिस्ट ने इस पर अपना एक्सपेरिमेंट किया, किस साइंटिस्ट ने इस मेथड को दिया, इन सारी लॉट्स ऑफ चीज़ों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर में। क्लियर। ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस किसने बताया था, ग्रिफ्थ ने, एंड ट्रांसडक्शन की प्रोसेस को बताया था अदर साइंटिस्ट ने। सो आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। ओके, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप यहाँ से नोट्स एक अच्छा सा बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने जो चीज़ें टू द पॉइंट मेंशन की हैं, तो आप भी अपने नोट्स में इसी तरह चीज़ों को टू द पॉइंट लिखिए। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विथ यूकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में। ओके।